अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिकुलर ट्यूमर। बेसिकली टेस्टिकुलर ट्यूमर की जो क्लासिफिकेशंस थी वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस की, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स को देखा, जिसके अंदर स्पेसिफिकली बात करूं तो कोरियोकार्सिनोमा, टेराटोमा, सेमिनोमा के बारे में हमने बात की। जो आज की वीडियो है स्पेसिफिकली इस तरह है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, किस तरह केस हमारे पास आता है और किस तरह हम उसको डायग्नोज करके ट्रीट कर सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कि टेस्टिकुलर ट्यूमर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है क्रिप्टोचिडिज्म। ठीक है, क्रिप्टोचिडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी जो टेस्टीज हैं वो अनडिसेंड रह जाती हैं। अनडिसेंड का क्या मतलब है? हमारी जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसके अंदर बेसिकली जो टेस्टीज होती हैं उनकी फॉर्मेशन जो है वो ऊपर एब्डोमेन के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद ये डिसेंड होते हैं राइट इलियक फोसा के ऊपर। उसके बाद जो है ये डीप इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर, फिर उसके बाद सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और उसके बाद एक प्रोसेस होता है या ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं प्रोसेसिस वेजिनैलिस। ठीक है, प्रोसेसिस वेजिनैलिस। ये जो प्रोसेसिस वेजिनैलिस होता है ये उसके थ्रू पास होकर हमारे पास नीचे स्क्रोटम के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये एट बर्थ जो है स्क्रोटम के अंदर आती हैं। पहले डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ये डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होती हैं। वो कहाँ प्रेजेंट होती है ये भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया जब हम टेस्टीज के टॉपिक को डिस्कस किया हमने। ठीक है, तो सीन कुछ यूं है कि ये एक ऐसे रिस्क फैक्टर है क्रिप्टोचिडिज्म जिसके अंदर हमारे पास जो टेस्टीज है वो अनडिसेंड रह जाती हैं, या तो वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल कैनाल के रिंग के ऊपर रह जाती हैं, या डीप इंग्वाइनल रिंग के ऊपर रह जाती हैं, या ऊपर एब्डोमेन के अंदर ही रह जाती हैं। जब वो एब्डोमेन के अंदर रहती हैं तो उसके बाद जो है बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं कैंसर होने के। ठीक है, ये है हमारे पास क्रिप्टोचिडिज्म। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है टेस्टिकुलर फेमिनेशन सिंड्रोम। ठीक है, इसका जो सेकंड नेम है वो इसको कुछ बुक्स जो है वो लिखती हैं एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इसके अंदर बेसिकली जो हमारे पास एंड्रोजन्स होते हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते। एंड्रोजन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होते तो इस कंडीशन के अंदर भी हमारे पास टेस्टिकुलर ट्यूमर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं क्लीनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो क्लीनफिल्टर सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन के जो रिसेप्टर होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। बेसिकली ये जो है ये क्रोमोसोम नंबर 11 जो है उसके ऊपर हो रहा होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 11 के पर जो है वो एक किस्म की डिफेक्ट आता है, और डिफेक्ट के बाद जो है हमारे पास जो यानी कि क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो यूं है कि नॉर्मली तो हमारे पास 46 होते हैं, लेकिन इसके अंदर 47 होते हैं, और उसके साथ 2x के साथ एक y होता है। ठीक है, आपको पता है कि XX जो है वो फीमेल के लिए यूज होता है, और x के साथ अगर y क्रोमोसोम आ जाए तो ये मेल के लिए होता है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल 2x आ रहे हैं तो मेल फीमेल के सिम्टम्स आएंगे और साथ मेल की भी उसके बॉडी के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर बेसिकली हमारे पास टेस्टिकुलर कैंसर्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके साथ जो है हमारे पास अगर इनफर्टिलिटी है, हर्नियाज हैं, या हमारे पास किसी किस्म का ट्रॉमा या इन्फेक्शन वगैरह है तो उनके साथ भी पॉसिबिलिटी है कि जो टेस्टिकुलर ट्यूमर है वो डिवेलप हो जाए। ठीक है, अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये ऐसी कैंसर्स हैं, ये ऐसे ट्यूमर्स हैं जो हमारे पास पीक एज जो है इनकी वो यंग एज है। ठीक है, 15 ईयर्स से 44 ईयर्स तक ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पीक एज यही है और इसी के अंदर ही ये प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स जो हैं वो हमारे पास ओल्ड एज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टेस्टिकुलर ट्यूमर्स जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास यंग एज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करें अगर इसकी क्लिनिकल फीचर्स की तो उसके अंदर पेन जो है इसको हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी किस्म को ट्रॉमा या इन्फेक्शन हुआ है तो पेन हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी है कि ये पेन लेस हो। ठीक है, पेन जो है प्लस माइनस हो सकता है। फिर रेड साइंस आ रहे होंगे पेशेंट के अंदर। अभी रेड साइंस क्या है? रेड साइंस ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ अलार्मिंग फीचर्स होते हैं, जैसा कि हमारे पास वेट लॉस। ठीक है, ये इसको मैं लिख देता हूँ। वेट लॉस अगर किसी पेशेंट के अंदर आ रहा है, उसके साथ जो है लिम्फ एडिनोपैथी आ रही है। ठीक है, उसके साथ हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल किसी किस्म का जो है नाइट स्वेट्स हो रहे हैं। ठीक है, ये जो सिम्टम्स हैं वो टिपिकली हमारे पास प्रेजेंट होती हैं कैंसर के पेशेंट्स के साथ। ठीक है, अगर किसी पेशेंट्स को भी किसी किस्म का वेट लॉस हो रहा है, अनइंटेंशनल वेट लॉस डिस्पाइट गुड एपिटाइट। ठीक है, वो खाना प्रॉपर टाइम पे खा रहा है लेकिन फिर भी उसका वेट लॉस हो रहा है, उसके साथ जो है उसको कहीं भी बॉडी के अंदर लिम्फ एडिनोपैथी हुई है,
वो नाइट स्वेट्स होते हैं, उसको रात को बहुत ठंडे पसीने आते हैं, ठीक है। इस तरह की कोई भी चीजें आ रही हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास पॉइंट है या हमारे पास फैमिली हिस्ट्री होती है, तो ये जो चीजें हैं ये कैंसर के या रेड अलार्मिंग साइंस होते हैं, ठीक है, कैंसर के। ये अगर आ रहे हैं तो फॉर एग्जांपल हमें मोस्ट प्रोबेबली यही फील होता है कि हमारे पास ये क्या है, टेस्टिकुलर ट्यूमर ही है, ठीक है। इसके साथ जो हमारे पास जो मेन चीज है, इन चीजों के अंदर कोई सा रिस्क फैक्टर आ रहा होगा, रिस्क फैक्टर के साथ ये एज आएगी और एज के साथ रेड अलार्मिंग फीचर्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो फिर हमने डायग्नोस्टिक हंट की तरफ जाना है कि किस तरह जो है ये डायग्नोज होगा और ये क्या चीज है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और अपसेट्स आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फीवर रहता है, लो ग्रेड मेलेज, एनोरेक्सिया वगैरह हो सकती है, या पायरेक्सिया ऑफ अननोन काज, ठीक है, पायरेक्सिया ऑफ अननोन काज, ठीक है, या अननोन ओरिजिन, ठीक है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को फीवर रह रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा कि उसको फीवर किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो टेस्टिकुलर ट्यूमर की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा हो, ठीक है। ये कुछ इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं जिनके साथ ये पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ मूव करें तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर और क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास ट्यूमर मार्कर्स करवाने होते हैं हमने, जिसके अंदर हमें पता चल जाता है कि बॉडी में किसी जगह पे कोई कैंसर तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर दूं, कुछ जो है मेटास्टेसिस की बात करते हैं, ठीक है। मेटास्टेसिस जो है वो बहुत ही मतलब इजी सी चीज है कि स्प्रेड कैसे करता है। अक्सर लोगों को नहीं समझ आती कि ये कोई भी कैंसर जो है वो मेटास्टाइज सबसे पहले कहाँ करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेटास्टेसिस जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेस्टिकुलर ट्यूमर है, टेस्टिकुलर ट्यूमर की जो ड्रेनेज है या वेनस ड्रेनेज हम कहें, वेन्स वाला ब्लड कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है हमारे पास इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में, हार्ट के थ्रू लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स मोस्ट कॉमन हमारे पास प्लेस है जहां पे जो है इसकी मेटास्टेसिस हो सकती है। इसके बाद जो हमारी जीआईटी है उसका सारा का सारा ब्लड पोर्टल वेन के थ्रू कहां जा रहा है, लिवर के अंदर। तो लिवर इज द मोस्ट कॉमन प्लेस फॉर द मेटास्टेसिस ऑफ जीआईटी कैंसर, ठीक है। तो ये जो है बस आपने सप्लाई देखनी है कि फर्स्ट देखना है कि वो स्प्रेड किसके थ्रू कर रहा है। अगर तो वो ब्लड के थ्रू कर रहा है तो आपने देखना है कि ब्लड का रूट क्या है, ठीक है। अगर वो फॉर एग्जांपल लिम्फ नोड्स के थ्रू स्प्रेड कर रहा है तो फिर आपने देखना लिम्फ नोड का रूट क्या है। बस ये चीजें देखनी है और उसके बाद आप इजीली असेस कर लेते हैं कि कौन सा कैंसर जो है वो किस जगह पे स्प्रेड करेगा, ठीक है। बात हो रही थी इन्वेस्टिगेशन की, तो हमने ट्यूमर मार्कर्स करवाने हैं, उसके साथ क्या करवाना है, बीटा एचसीजी करवाना है। अब ये बीटा एचसीजी क्यों हमने करवाना है, ये हमने बात की थी कोरियोकार्सिनोमा के बारे में, ठीक है। कोरियोकार्सिनोमा ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर मेल के अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, जो मैं हम लास्ट भी बात की थी, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेल है तो उसके अंदर बीटा एचसीजी पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाए तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज अ कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है। उसके अलावा जो हमने बेसलाइन सारी करवा लेनी होती है, सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, इलेक्ट्रोलाइट्स, कोगुलेशन प्रोफाइल, ये सारी की सारी चीजें तो ऑलमोस्ट हर केस के अंदर ही करवाई जाती है, ठीक है। उसके साथ जो है हमने एक और टेस्ट करवाना होता है जिसको कहते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन। आई थिंक मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ये होता है अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है। अल्फा फीटोप्रोटीन जो है ये बेसिकली हमारे पास होता किस लिए है, होता ये है कि ये ट्यूमर मार्कर है हिपैटिक सेल कार्सिनोमा का, ठीक है, एचसीसी का। लीवर का अगर कैंसर है तो उसके अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो पॉजिटिव आएंगी, लेकिन टेराटोमा जो है उसके अंदर भी अल्फा फीटोप्रोटीन्स जो है ये पॉजिटिव आ रही होती है, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन या किसी सिनेरियो के अंदर पूछा जाए कि अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो पॉजिटिव आ रही है, तो आपने डायरेक्टली हेपेटिक सेल कार्सिनोमा की तरफ नहीं जाना, ये टेराटोमा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें कि कौन से इन्वेस्टिगेशन जो है इसको कंफर्म डायग्नोज करवा देगा, तो वो हमारे पास क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है हमने एक्ससीजन करके इसको बायोप्सी लेनी होती है और बायोप्सी के थ्रू हमें पता चलता है कि ये कंफर्म है टेस्टिकुलर ट्यूमर। उसके साथ जो हम सिटी एमआरआई वगैरह भी करवा सकते हैं जिसके अंदर हमें ये चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि ये क्या चल रहा है, ठीक है, या इसकी जो एक्सटेंशन है वो कहां तक हुई है। होप सो कि यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ आई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेजिंग की, ठीक है। इसके कुछ स्टेजेस होते हैं जहां से ये गुजर कर जो हमारे पास टेस्टिकुलर ट्यूमर स्प्रेड हो रहे होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये है कि स्टेज 1 जो है वो ये अपनी जो टेस्टिस है उसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। ये बाहर नहीं फैला होगा, सिर्फ अपनी ही मतलब इन साइटू या उसी साइट के ऊपर प्रेजेंट होगा। अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो इसके अंदर अंडर द डायाफ्राम होगा, ठीक है, अंडर डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है उसके नीचे नीचे ये किसी भी जगह पे स्प्रेड हुआ होगा, या हम इसको कह सकते हैं इंफ्रा डायफ्रामेटिक नोडल स्प्रेड, ठीक है।
या हमारे पास थर्ड स्टेज जो है उसके अंदर ये है सुप्रा हो जाएगा, सुप्रा डायफ्राम हो जाएगा, सुपीरियर टू डायफ्राम हो जाएगा। ये अंडर डायफ्राम मतलब ये है कि जो ये टेस्टिस तक है या किसी लिम्फ नोड्स तक है, लेकिन लंग्स तक नहीं गया, क्योंकि इसकी जो स्प्रेड है वो बाय द ब्लड है, और अगर बाय द ब्लड है तो मैंने आपको बताया कि ये लंग्स तक जाएगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये लंग्स तक स्प्रेड कर गया तो हमारे पास स्टेज 3 है, और अगर स्टेज 4 की बात करें तो ये जो है ये कहीं भी फैला हो सकता है पूरी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर हमने देखना होता है कि चीज क्या है, ठीक है। अगर तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सेमिनोमा है तो इसकी हमने सर्जरी करनी है, और सर्जरी के साथ जो है हमने क्या करना है, रेडियोथेरापी देनी है। अब ये रेडियोथेरापी के अंदर ये क्या है कि ये जो है ये बहुत ज्यादा रेडियोथेरापी के लिए सेंसिटिव होता है, और इसका जो प्रोग्नोसिस है, ये हम कहें सक्सेस रेट है वो 95% है, ठीक है। 95% केसेस के अंदर ये क्योर हो जाता है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल जो हमारे पास टेराटोमा आ जाए तो टेराटोमा का ये सीन है, टेराटोमा के बारे में हमने प्रीवियस क्या बात की कि अल्फा फीटोप्रोटीन पॉजिटिव होंगी, ठीक है। टेराटोमा आ जाए तो उसके अंदर भी हमने सर्जरी ही करनी होती है। सर्जरी के साथ इसमें हम रेडियोथेरापी या हम कह सकते हैं कि हाईली सेंसिटिव रेडियो वेव दे रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने कीमोथेरापी देनी होती है, ठीक है। कीमोथेरापी देने से ये जो है मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो है सर्वाइवल जो है वो 95% जो है वो विद इन 5 ईयर है, ठीक है। 5 ईयर तक पेशेंट जो सर्वाइव करता है, उसके बाद चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो टेराटोमा इज मोर डेंजरस, ठीक है। तो टेराटोमा जो है इसके अंदर बहुत कम चांसेस है, 95% चांसेस हैं कि ये 5 ईयर तक रह ले, ठीक है, कीमोथेरापी और सर्जरी के बाद। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जब पेशेंट ये आते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें चल क्या रहा है, ठीक है। होप सो कि यहाँ तक ये ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हुई है। हमने आज क्या डिस्कस किया, हमने कुछ क्लिनिकल फीचर्स के अंदर डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने क्रिप्टोटिडिज्म, टेस्टिकुलर फेमिनिजेशन सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी, हर्निया, ट्यूमर इन्फेक्शन वगैरह को हमने डिस्कस किया, ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर के अंदर बात की कि पीकेज क्या है और इसके किस तरह के साइंस आते हैं। फिर हमने इन्वेस्टिगेशंस के अंदर बात की, जिसके अंदर स्पेसिफिकली हमने बात की बीटा एचसीजी की और अल्फा फीटोप्रोटीन की, और उसके साथ जो हमने स्टेजिंग की बात की और ट्रीटमेंट की बात की। होप सो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर कर दूं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।